डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का लेक्चर है हमारा लास्ट थ्योरी लेक्चर है। इसके बाद एक एमसीक्यूज का सेशन होगा जिसमें ये बेरिंग कैपेसिटी और अर्थ प्रेशर थ्योरीज के हम क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है क्या फाउंडेशन और इसकी पर्पज क्या है प्रोवाइड करने का किसी भी स्ट्रक्चर में। तो फाउंडेशन का पर्पज है कि जो लोड आ रहा है ऊपर से स्ट्रक्चर का, ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करे लार्ज एरिया में। लार्ज एरिया में क्यों करे? क्योंकि थोड़े से एरिया में करेगा तो सोइल फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे सोइल में और वो फेल हो जाएगी, ले नहीं पाएगी उतना स्ट्रेस। और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इसमें? तो दो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो सबको दिखता है कि हाँ फेल नहीं होनी चाहिए सोइल, बट इसके अलावा एक ये भी क्राइटेरिया है कि सेटलमेंट है वो अलाउेबल लिमिट्स में होना चाहिए। मान लो कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप जिस रूम में भी बैठे हुए, मान लो उसकी फाउंडेशन आधा मीटर नीचे चली जाए, तो फेल तो नहीं हुई अभी भी सोइल, लेकिन क्या वहां पर कोई एक्टिविटी हो पाएगी? क्या वहां पर कोई सेफ फील करेगा? तो दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं यहाँ पर फाउंडेशन डिजाइन करने के। कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या है? एक तो अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी होता है। अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी क्यू यू आएगा, आई थिंक सिंपल यहाँ पे। अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी, ग्रॉस प्रेशर टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग जब सोइल फेल होती है। जैसे कि ये फुटिंग है, ये ग्राउंड सरफेस है, तो यहाँ पर जब सोइल फेल हो रही है उस टाइम लोडिंग है वो क्या है, स्ट्रेस है बेसिकली, वो क्या है, उसको हम बोलेंगे अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी। अब इसके बाद आता है नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी और नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है? नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी हमें ये बताता है कि कितना लोड हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। किससे एक्स्ट्रा? ये जो सोइल यहाँ पर है इसका लोड भी तो आ रहा है फाउंडेशन में। तो जब हम अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम इसके लोड को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन हम कितना लगा पा रहे हैं हमारे लिए तो वो इंपॉर्टेंट है। तो नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी क्या होगा? क्यू यू माइनस डी एफ। क्यू यू अल्टीमेट वाला है, डी एफ वाला हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो हमारे लिए एडवांटेज है नहीं ना, ये तो सोइल अपने आप लगाएगी ही। तो हम कितना लोड लगा सकते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम कितना स्ट्रेस लगा सकते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गामा है, आपको पता ही है, यूनिट वेट होता है फाउंडेशन का, डीएफ है वो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, यू अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी है और क्यू एन यू नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी है। इसके बाद आता है नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। नेट अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी है कि सोइल है वो फॉर एग्जांपल 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस है वो ले सकती है, बट क्या हम इतना स्ट्रेस लगा देंगे? हमें कुछ तो सेफ्टी मार्जिन लेना पड़ेगा ना। तो इसको हम एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे जो कि हमेशा एक से बड़ा होगा, एफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि आपने आरसीसी स्टील में भी देखा होगा। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। उसके बाद एक होता है ग्रॉस सेफ बीयरिंग कैपेसिटी। तो इसके लिए आप एक तो ये तरीका है कि क्यू यू में फैक्टर लगा दो, क्यू यू डिवाइडेड बाई एफ, नहीं तो आप क्यू यू को क्या लिख सकते हो, क्यू एन यू प्लस गामा डी एफ। यहां से क्यू यू क्या आ जाएगा, क्यू एन यू प्लस गामा डी एफ। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए क्यू यू पर ही एफ से डिवाइड किया है, इसमें नहीं किया है, क्योंकि जहां पर भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं हम अनसर्टेनिटीज को काउंट करते हैं। और गामा डीएफ तो हमें पता है कि डीएफ डेप्थ पे गामा डीएफ सोइल के कारण स्ट्रेस आएगा, उसमें अनसर्टेनिटीज नहीं है ज्यादा। तो काफी बार इस तरीके से भी डिफाइन कर देते हैं कि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड ना करें। नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर। नेट प्रेशर जो कोई फाउंडेशन है वो कितना बियर कर सकता है, कितना ले सकता है, कि सेटलमेंट है वो विद इन अलाउेबल लिमिट्स रहे। आईएस कोड में लिमिट दी गई है कि किस टाइप के स्ट्रक्चर में कितना सेटलमेंट अलाउ है। अब यहाँ पर ये आप याद रख लीजिए अभी के लिए, आगे हम इसको और ज्यादा वैल्यूज याद करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। मैक्सिमम अलाउेबल सेटलमेंट है, इंडिविजुअल फुटिंग के बारे में है ये, वो है 25 mm टू 40 mm। नेक्स्ट आता है रैंकाइन्स फॉर्मूला, जो कि मिनिमम डेप्थ का फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्यू अपॉन गामा। क्यू यहाँ पर क्या होगा, लोड की अगर मैं बात करूं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, और गामा आपका होगा न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो इससे आपकी डीएफ आ जाएगी मीटर में, यानी आपको पता चल रहा है कि क्यू अपॉन गामा होगा फॉर्मूले में, क्योंकि हमें डेप्थ चाहिए जो कि मीटर में होगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको के स्क्वायर से, के वन माइनस साइन फाइव अपॉन वन प्लस साइन फाइव, तो इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यू इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है एट बेस, फॉर एग्जाम्पल ये कोई फाउंडेशन है, ये कोई सुपर स्ट्रक्चर है,
तो यहाँ पर जो स्ट्रेस आ रहा है वो क्यू है। तो अगर आपको वो पता होगा तो आप मिनिमम डेप्थ निकाल सकते हो कि इतनी डेप्थ मिनिमम होनी ही चाहिए। कोएसिव सॉइल्स है तो क्यू है वो पाई+2+u होगा। इसको हम आगे के में डिस्कस करेंगे, इसी लेक्चर में करेंगे आगे। अब ये सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो दी थी टरज़ागी ने। टरज़ागी ने सॉइल मैकेनिक्स में काफ़ी अच्छा काम किया है, बहुत सारी चीज़ें आसान की हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो बेयरिंग कैपेसिटी की उन्होंने जो थ्योरी दी उसके असम्पशंस क्या थे? जहाँ पर भी असम्पशंस हैं आपको उनको बहुत अच्छे से समझना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेंगे हर एक चैप्टर में। क्या था थ्योरी में? बेस ऑफ फुटिंग है वो रफ है। फुटिंग है वो शैलो डेप्थ पे है, यानी आपकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो विड्थ से कम या उसके इक्वल है। एक शैलो फाउंडेशन होता है, एक डीप फाउंडेशन होता है। डीप फाउंडेशन आपके सिलेबस में दिया नहीं है, पाइल फाउंडेशन वगैरह, तो हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। हमारा फोकस आज के लेक्चर में रहेगा शैलो फाउंडेशंस का। शैलो फाउंडेशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब डेप्थ है वो विड्थ है, ये वाले डायमेंशन विड्थ है, और अगर ये ग्राउंड सरफेस है तो ये वाले डायमेंशन है, ये डेप्थ है डीएफ। तो अगर डीएफ बी से कम है या इसके इक्वल है तो शैलो फाउंडेशन होगा। बेस ऑफ द फुटिंग के ऊपर की जो सॉइल है उसकी शियर स्ट्रेंथ को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इस वाली सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसको सिर्फ हम ऐसे मानेंगे कि यूनिफॉर्म सरचार्ज एक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे डीएफ डेप्थ पे यहाँ पर क्या आएगा? टोटल स्ट्रेस गामा डीएफ। तो गामा डीएफ का सरचार्ज यहाँ पर एक्ट कर रहा है। हम सिर्फ इतना ही मानेंगे, ऊपर की सोइल की शियर स्ट्रेंथ के उसके फेलियर का हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे। लोड ऑन द फुटिंग इज वर्टिकल एंड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि लोड का हमेशा वर्टिकल ही लग रहा है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फुटिंग है वो लॉन्ग है, यानी इस ये जो फुटिंग की अगर इस डायग्राम की बात करें तो जो हमारे प्लेन है इसके परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन जो लेंथ है वो काफी लार्ज है कंपेयर टू बी। लास्ट है कि सोइल की जो स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि शियर में सोइल फेल होती है। तो शियर स्ट्रेंथ इन्होंने निकाली है मोर कोलाम इक्वेशन से, टरज़ागी ने, और इन्होंने सिंप्लीफाई करके आपके लिए दे दिया है फॉर्मूला। आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपके इसके डेरिवेशंस वगैरह में भी जाने की जरूरत पड़ती होगी, बट यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद ये भी आपको टफ लग रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इनको छोड़ सकते हो। इन पर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये फंक्शन किसका है? फाई का। ये फंक्शन किसका है? फाई का। यहाँ पे एक ए टर्म आ रही है, ए बी इस तरीके से तो है, ये भी फाई का फंक्शन है। गामा है, ये भी फाई का फंक्शन है। और यहाँ पे केपी आ रहा है एक टर्म ये, तो केपी भी आपको पता है फाई का फंक्शन होता है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। तो एन सी, एन, गामा और एन क्यू ये सारे के सारे एक तो डायमेंशनलेस नंबर है, ये यूनिट नहीं होगा इनका कोई, और ये फाई पर डिपेंड करेंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए आपको। यहाँ पर अब एन सी, एन क्यू, एन गामा है, ये तो हमने देख लिया कांस्टेंट होते हैं। सी कोहेशन है, जैसे कि वो फॉर्मूला जो हमने देखा था सी प्लस सिग्मा टेन फाई शियर स्ट्रेंथ का, तो उसमें जो सी था वो ये सी है। क्यों यहाँ पर डीएफ डेप्थ पे जो सरचार्ज आएगा वो होगा। सरचार्ज किसके कारण हो सकता है? जो सोयल का सेल्फ वेट है उसके कारण तो होगा ही होगा, उसके अलावा किसी और के कारण होगा तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। बी यहाँ पे विड्थ है फाउंडेशन की, और गामा है वो सोयल जो है उसका स्पेसिफिक वेट है। अब हमने डिस्कस किया कि ऊपर से लोडिंग आएगा फाउंडेशन पे, स्ट्रक्चर का लोड आएगा तो सोइल फेल होगी शियर में। अब वो शियर फेलियर है उसको 3 टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है कि वो कौन सी टाइप की सोइल है और कैसे फेल हो रही है। तो सबसे पहले आता है जनरल शियर फेलियर। यहाँ पर आपको याद रखना है डेंस सैंड और स्टिफ क्ले के केस में होता है। क्या है इसके फेलियर में? सडनली फेल होगा, सेटलमेंट सडनली होगा कि फाउंडेशन और एकदम से फाउंडेशन आपका कुछ डेप्थ नीचे चला गया है, सडन सेटलमेंट होगा। और जब ग्राउंड सरफेस के नीचे की जो सॉइल की सरफेस है, लेयर्स हैं, वो फेल होंगी शियर में, तो उसमें एक हीव का फॉर्मेशन होगा, वो ग्राउंड सरफेस से ऊपर विजिबल होगा। हमें कैसे विजिबल होगा? ऐसे। ये जनरल शियर फेलियर का केस है। यहाँ पे क्या हुआ? सोइल फेल हुई तो इस तरीके से ऊपर हीव हमें दिख रहा है, बाहर को निकलेगी सोइल, और इससे आप पता कर सकते हो कि सोइल फेल हो गई है और फेलियर है, वो जनरल शियर फेलियर है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी टर्म आती है लोकल शियर फेलियर।
लोकल शीयर फेलियर होता है मीडियम सैंड और क्ले जो मीडियम कंसिस्टेंसी की है उनमें। यहाँ पे क्या होगा, फाउंडेशन होगा वो सडन नहीं होगा, जर्क्स आएंगे इसमें। जर्क्स कैसे, यहाँ से आपका फाउंडेशन एकदम से नीचे चला गया, थोड़ा सा फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा नीचे चला गया, फिर रुक गया, ऐसे करते करते इसमें सेटलमेंट होगा। अगर कंसिडरेबल सेटलमेंट हो रहा है वर्टिकली तो ही हमें हीव देखने को मिलेगा, वरना हो सकता है कि हीव ना भी देखने को मिले। नेक्स्ट है पंचिंग शियर फेलियर। पंचिंग शियर फेलियर होगा लूज सैंड और स्टिफ क्ले के केस में। फेलियर सरफेस है ये एक्सटेंड नहीं होगी ग्राउंड सरफेस तक, कोई हीव का फॉर्मेशन नहीं होगा। पंचिंग शियर फेलियर के केस में ऐसे फेलियर होगा। आप अगर थोड़ा सा रियलाइज करना चाहो, फील करना चाहो इन चीजों को, तो मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ आपको। कोई लूज फाइन मटेरियल है, जैसे पाउडर है या फिर फाइन आटा है कोई, उसकी आप उसको एकदम से हाथ से दबाओ, ऐसे लग रहा है कि आपका हाथ एकदम नीचे चले जाएगा, साइड से कोई ऊपर नहीं उठेगा मटेरियल। ये है लोकल शीयर फेलियर, पंचिंग हो रहा है यहाँ पे सोइल का, मतलब जैसे पंच करते हैं ना किसी चीज को तो वो अंदर चला जाता है, होल बना देता है, वैसे ही हो रहा है। जनरल शीयर फेलियर की अगर मैं बात करूं तो आप मानो कि कोई बहुत डेंस सैंड है, जैसे कि कोई कहीं पर सोइल है एक्सपोज्ड, आपको सैंड टाइप की सोइल, स्पेशली कंकड़ वाली पत्थर वाली वैसी नहीं होनी चाहिए, तो उसमें क्या होगा, आपने कभी फील किया होगा कि नंगे पैर चल रहे हो, एडी से आपने एकदम से उसको दबाया तो एकदम से पैर अंदर जाएगा और आसपास में जो सोइल है वो ऊपर उठेगी। उसको आप रिलेट कर सकते हो कि वो काइंड ऑफ ए जनरल शीयर फेलियर है। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक तो कभी कभी हो सकता है कि डायग्राम देके आपसे पूछ ले कि कौन से टाइप का फेलियर है। दूसरा, ये डायग्राम आपको पता होनी चाहिए लोड वर्सेस सेटलमेंट का। जनरल शीयर फेलियर में ऐसे होगा कि इनिशियली सेटलमेंट कम है, दिख रहा है आपको, यहां तक आपका लोडिंग तो स्ट्रेस तो इतना बढ़ गया है, इतना हो गया है ये क्यू, और आपका सेटलमेंट है सिर्फ इतना ही हुआ है। यहाँ पर जाके सोल फेल हो जाएगी और उसके बाद सेटलमेंट है वो काफी क्विकली बढ़ेगा। लोकल शीयर फेलियर की बात करें तो वहां पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा इनके बीच में और फिर ये ग्राफ ऐसा जाएगा। पंचिंग शीयर के फेलियर के केस में भी कुछ ऐसा ही ग्राफ बन रहा है यहाँ पर। अब ये आपको याद रखना है कि कोहेशनलेस सॉइल अगर है आपकी तो उसके केस में फाई की वैल्यू अगर 36 डिग्री से ग्रेटर है, हमने पढ़ा है पुराने जो पहले के चैप्टर्स हैं उनमें कि जितनी ज्यादा डेंस सॉइल होगी फाई की वैल्यू आपकी उतनी ज्यादा होगी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की। और हमने देखा है कि डेंस एंड में जनरल शीयर फेलियर होता है, तो कितनी डेंस होनी चाहिए, यानी फाई आपका 36 डिग्री से ज्यादा है तो वहां पर आपका जनरल शीयर फेलियर होगा। अगर 29 डिग्री से कम है तो लोकल शीयर फेलियर होगा। ये दोनों एंगल्स आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं कि वाटर टेबल फ्लक्चुएट होता है, उसका क्या इफेक्ट आता है बेरिंग कैपेसिटी पर। जैसे कि हमने इफेक्टिव स्ट्रेस वाले चैप्टर में देखा था कि वाटर टेबल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो कैसे इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज हो रहा है उससे। तो यहाँ पर अब हमें बेरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होता है, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस बी गामा एन गामा वाला। तो क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू यहाँ पे सरचार्ज है। सरचार्ज किसके कारण होगा, ये तो ऊपर जो सोइल है उसके कारण, या फिर एक्स्ट्रा भी कुछ हो सकता है। तो अभी यहाँ पे सेल्फ वेट जो है सोइल का उसके कारण हमें सरचार्ज कंसीडर कर रहे हैं। पहले हम ये केस 1 लेंगे। केस 1 में क्या हो रहा है कि वाटर टेबल आपका यहाँ पर है बीच में कहीं, ग्राउंड सरफेस और आपका फाउंडेशन का बेस है उसके बीच में कहीं पे लाई कर रही है, जैसे यहाँ पर है। टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डीएफ है, ये वाटर टेबल तक की डेप्थ है, ये डीडब्ल्यू है, और इसके नीचे वाली जो बची हुई डेप्थ है ये ए है। अब मैं क्यू की इक्वेशन लिखूं तो क्या होगी, इतने के लिए तो क्यू मेरा ऊपर वाले के लिए तो हो जाएगा डी डब्ल्यू इंटू गामा, क्योंकि ये सोइल समझ नहीं है तो मैं गामा ले रही हूँ, प्लस ए इंटू गामा डेस, क्योंकि वाटर टेबल यहाँ पर है तो ये जो सोइल है ये सबमर्ज्ड कंडीशन में है तो यहाँ का स्पेसिफिक वेट है वो गामा डेस होगा। तो क्यू हमारा ये आ गई इक्वेशन। अब इसको हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे करें, ए को मैं लिख सकती हूँ डी एफ माइनस डी डब्ल्यू, ए को मैं डी एफ माइनस डी डब्ल्यू लिखूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको करते हैं, क्यू आएगा डी डब्ल्यू गामा प्लस डी एफ माइनस डी डब्ल्यू इंटू गामा डेस। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इंटू गामा है ना, तो डी डब्ल्यू को मैं कॉमन ले सकती हूँ, दो इस वाली और इस वाली टर्म में, गामा माइनस गामा डेस आ गया, प्लस डी एफ इंटू गामा डेस आ गया। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। इस इक्वेशन में हम अगर ये इस इक्वेशन को फाइनली ये इक्वेशन है इसमें रखें अगर,
तो ये फाइनल रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर DW क्या हो सकता है आपका? एक तो हो सकता है कि वाटर टेबल अगर आपकी यहीं पे आ गई ग्राउंड सरफेस पे ही, तो DW 0 हो जाएगा। तो DW को अगर हम 0 पुट करेंगे तो A आपका DF के इक्वल आ जाएगा और आपकी इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। सिंपल वही इक्वेशन है पहले वाली, बस गामा डैश DF हमने लिख दी है Q की जगह पे, क्योंकि ग्राउंड सरफेस से ऊपर की जो सॉइल है जिसके कारण सरचार्ज आ रहा है वो सबमर्ज्ड कंडीशन में है। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि A 0 हो जाए, यानी वाटर टेबल आपका, थोड़ा सा क्लीन करती हूँ मैं, वाटर टेबल आपका यहाँ पर आ जाए वाटर टेबल, तो इस केस में A 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर A 0 होगा और DF है, DW है वो DF के इक्वल आ जाएगा। तो उस तरीके से रिप्लेस करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखते हैं कि वाटर टेबल अगर जो डेप्थ है, सॉरी जो बेस है फाउंडेशन का, उससे अगर नीचे हो तो क्या होगा? तो वाटर टेबल लोकेटेड एट ए डेप्थ B बिलो द बेस, ये वाला डायग्राम देखेंगे अब हम। ये B डेप्थ पे आपका वाटर टेबल है, तो कैसे हमारी इक्वेशन चेंज होगी? इस केस में सरचार्ज वाली इक्वेशन तो आपको दिख रहा होगा कि नहीं चेंज होगी, क्योंकि जो बेस है उससे नीचे है, तो वो कितना नीचे है या बेस पे है वो नहीं चेंज हो रहा है। जो ऊपर की सोइल है उसका गामा, ऊपर की सोइल कौन सी, ये वाली जो सोइल है ना, उसका गामा तो नहीं चेंज होगा। वाटर टेबल चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पे हो या और भी नीचे हो, तो हमारी Q एंड Q वाली टर्म तो चेंज नहीं होगी, बट गामा वाली टर्म अब चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? उसमें जो हम गामा ले रहे थे बी वाली टर्म में, वो अब होगा गामा डेस प्लस बी बाई बी अपॉन गामा माइनस गामा डेस। ये आपको याद रखना होगा फॉर्मूला। इसको आप इस इक्वेशन में रखोगे तो ये दो टर्म तो एज इट इज रहेंगी, लास्ट वाली टर्म चेंज होगी। गामा की जगह आपको लिखना है गामा डेस प्लस बी अपॉन बी। स्मॉल बी क्या है? जो बेस से नीचे जितनी डेप्थ पे वाटर टेबल है, और कैपिटल बी है इसकी विड्थ। तो गामा माइनस गामा डेस इंटू एन गामा। अब मैं आपको अगर ये पूछूं कि वाटर टेबल का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा अगर वाटर टेबल कितने डेप्थ पे है, मतलब कितनी डेप्थ नीचे में वाटर टेबल को ले जाऊं, तो बीरिंग कैपेसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, जो पहले इक्वेशन थी वही रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकती हो कि अगर आपका B इज इक्वल टू बी हो जाए तो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? गामा माइनस गामा डे से गामा डेस कैंसिल हो गया, और ये वाली टर्म आपकी बन गई G 0.5 B एन गामा, जो कि हमारी पहले थी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि वाटर टेबल मेरी विड्थ ऑफ फुटिंग की डेप्थ की इक्वल डेप्थ या उससे नीचे है, तो कोई भी इफेक्ट इसका बीरिंग कैपेसिटी पे नहीं आएगा। यहाँ पर इस डायग्राम में अगर देखें तो ये आपको दिख रहा है बी है, तो इस वाटर टेबल को मैं इतना नीचे ले जाऊं कि कम से कम ये विड्थ के जितना हो। तो वाटर टेबल यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे हो, इससे नीचे कहीं पर भी है सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इससे ऊपर अगर है तो यहाँ पर है तो कैसे इक्वेशन बनेगी हमने देख लिया। अगर यहाँ पर कहीं आ रहा है तो कैसे इक्वेशन चेंज होगी वो भी हमने देख लिया। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट है और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ऊपर हमने जो इक्वेशंस लिखी है अलग अलग केसेस के लिए, उनको हम कंबाइंड भी लिख सकते हैं इस तरीके से। हालांकि इस इक्वेशन को आई डोंट थिंक रटने की जरूरत है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लिख ही लोगे जो अभी हमने लिखा उस तरीके से। बट इन्होंने क्या दोनों को कंबाइंड कर दिया है, और दो यहाँ पर ये फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, डब्ल्यू क्यू और डब्ल्यू गामा। डब्ल्यू क्यू इसके इक्वल होगा, डब्ल्यू गामा आपका इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर सेम आप अगर वो कंडीशन लगाओगे जो ऊपर हमने निकाली है, तो वो रिजल्ट मिलेगा आपको कि वाटर टेबल कहाँ कहाँ लाई कर रही है। जैसे ए है वो 0 हो जाए, ए 0 हो रहा तो हमारा क्या हो रहा था उस इक्वेशन में, डी एफ इज इक्वल टू डी डब्ल्यू आ रहा था। इसमें अगर ए 0 हो जाए आपका तो 1 हो जाएगा डब्ल्यू क्यू, यानी कि कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा इस वाली टर्म में। और ये सेम चीज हमने देखी भी थी कि अगर बेस ऑफ द फुटिंग बाय वाटर टेबल है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका। अब स्क्वायर और सर्कुलर फुटिंग के स्पेशल केसेस हैं जिनकी इक्वेशंस आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्वायर फुटिंग के केस में ये इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे 1.2 आया है, यहाँ पे 0.4 आया है, ये आपको याद रखना है। सर्कुलर फुटिंग होगी तो क्या होगा, ये 1.2 आया है, यहाँ पे 0.3 आया है। यहाँ पर जो बी है ये विड्थ ऑफ फुटिंग होता था, लेकिन सर्कुलर फुटिंग है तो ये इसका डाया होगा, वहीं पर स्क्वायर फुटिंग है तो विड्थ ऑफ फुटिंग होगा। इसके बाद स्कैम्पटन ने एनालिसिस किया कोहेसिव सॉइल्स के लिए, और उन्होंने ये फैक्टर्स की वैल्यू दी कुछ,
तो स्कैम्पटन ने ये जो इक्वेशंस दी क्या-क्या दी? स्ट्रिप फुटिंग कोई है, स्ट्रिप फुटिंग कौन-सी है जिसकी विड्थ है वेरी स्मॉल है कंपेयर टू इट्स लेंथ। तो एनसी की वैल्यू 5.14 होगी अगर जो आपकी फुटिंग है वो ग्राउंड सरफेस पे लाई कर रही है तो। हालाँकि होता नहीं है कि जैसे ये ग्राउंड सरफेस है और आप यहीं पे फुटिंग बना दो, इस तरीके से। बट कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो फुटिंग बिल्कुल ग्राउंड सरफेस पे ही लाई कर रही है तो एनसी की वैल्यू 5.14 होगी। ये वैल्यूज़ आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। इनिशियली मैंने बताया था कि वो लेंथी एनसी, एनक्यू, एनगामा वाले फॉर्मूले ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन पे क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता एग्ज़ामिनर। कैसे कैलकुलेट करवाएगा बिना कैलकुलेटर के? बट ये याद रखने वाली वैल्यूज़ है ना, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्या होगा डीएफ बाई बी रेशियो पे ये डिपेंड करेगा। डीएफ बाई बी रेशियो 4.5 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू 7.5 होगी। अब डीएफ बाई बी रेशियो ग्रेटर किसके लिए होगा? डीप फाउंडेशन के लिए, जैसे कि पाइल फाउंडेशन। स्क्वायर और सर्कुलर फुटिंग के लिए इन्होंने स्कैम्पटन ने एनसी की वैल्यू दी 6.2। ध्यान रहे ये कोहेसिव सॉइल्स यानी क्ले वगैरह जैसी सॉइल्स के लिए है। एनसी की वैल्यू दी 6.2 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 9 तक। कब जाएगी? जब डीएफ बाई बी का रेशियो 4.5 से ग्रेटर है। डीएफ बाई बी रेशियो अगर 2.5 से कम है तो आप इस तरीके से एनसी निकाल सकते हो। डीएफ बाई बी रेशियो 2.5 से ग्रेटर है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इक्वल है तो भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बट जहां तक मुझे लग रहा है आपके सिलेबस में शैलो फाउंडेशन है तो फिर यही वाले से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। ये वाला जो एनसी का है ये दिया गया है यहाँ पर इक्वेशन, ये याद रखना है आपको। उसके बाद अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए फाई यू की वैल्यू 0 होगी कोहेसिव सॉइल्स के लिए, तो एन क्यू 1 होगा और एन गामा 0 होगा। ये वैल्यूज डायरेक्टली याद रखें। हालांकि ये वैल्यूज आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी एनसी, एन क्यू, एन गामा की, उनमें फाई की वैल्यू रख के भी आप निकाल सकते हो, बट वो इक्वेशन याद रखना मुझे लगता है ज्यादा डिफिकल्ट है रादर देन ये वैल्यूज याद रख लो आप डायरेक्टली। तो क्यू यू की वैल्यू हो जाएगी सी यू एन सी प्लस गामा डी एफ। और अगर फुटिंग है वो ग्राउंड सरफेस पे ही लाई कर रही है तो आपका डीएफ वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और इक्वेशन बन जाती है ये। इस पर काफी एमसीक्यूज बनते हैं। अब टर्जागी ने पहले जो एनसी, एनक्यू, एन गामा वाली टर्म दी थी वो सिर्फ शैलो फाउंडेशन के लिए थी, क्योंकि हमने वहां पे अजम्पशन में भी देखा था कि शैलो फाउंडेशन है। जबकि ये टर्जागीज वाली हमने जो देखी अभी, ये सारे की सारी इक्वेशन से फाइल फाउंडेशन के लिए भी हम लगा सकते हैं। तो ये इसका वो एडवांटेज है हमारे लिए स्केम्पटन्स वाले का। अभी तक हमने देखा कि कैसे टर्जागी जो स्केम्पटन्स वगैरह के फॉर्मूले हैं उनको हम यूज करके बेयरिंग कैपेसिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हम फील्ड में भी बेयरिंग कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं, जिनमें पहला है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, ये ऐसे टेस्ट हैं जो कि मोस्टली अवेलेबल नहीं होते हैं लेबोरेटरी में आपकी कॉलेज की, और आपने कभी इनको कंडक्ट होते नहीं देखा है, और ऐसे में आपको पूरा प्रोसीजर समझना, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगी, NCTEL करके यूट्यूब चैनल है। इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे एक्सपेरिमेंट्स के यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। मैं आपको श्योर कर रही हूँ कि काफी ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी टेस्ट की और काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी इवन एमसीक्यू एग्जाम में भी। यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ समझने के लिए। उसके बाद हम इस टेस्ट का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ट्राइपॉड सा ऊपर लगा हुआ है, उससे एक ये रस्सी से बांध की है, ये लटक रही है इससे। अब यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, अंदर एक बोरहोल बनाएंगे और इसमें पहले स्प्लिट स्पून सैंपलर है उसको इंसर्ट करेंगे सेल्फ वेट के कारण जहां तक जाता है। उसके बाद उसको ऊपर ये जो येलो कलर का हैमर लग रहा है, दिख रहा है आपको येलो कलर का वेट, इसको उठा उठा के एक कांस्टेंट हाइट पे उठा के फिर फ्री फॉल कराएंगे। तो ये सेम वैसा ही एक्शन होगा जैसे कि आप कोई कील को दीवार पे ठोकते हो, आप हैमर से मारते हो, सेम यही चीज ये येलो वाला यहाँ पर जो वेट है वो कर रहा है। और ये धीरे धीरे अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, जो स्प्लिट स्पून सैंपलर है वो। स्प्लिट स्पून सैंपलर क्यों बोलते हैं इसको, कि हमें ग्राउंड सरफेस के अंदर जो सोइल है उसका सैंपल कलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए भी यही तरीका यूज होता है, जिसमें कि हम जिस डेप्थ से हमें सैंपल चाहिए वो हम इससे निकाल के ले आएंगे। उसी के साथ इसी से हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट भी करते हैं, जिसमें हम जस्ट नंबर काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ फ्लोज रिक्वायर्ड थे एक कांस्टेंट पेनिट्रेशन के लिए। अब पेनिट्रेशन कितना करते हैं और किस हाइट से फॉल कराते हैं हम, जो येलो कलर का वेट दिख रहा था उसको, इसके लिए आप ये देखिए 75 सेमी तो वो होगा फ्री फॉल जो हो रहा है उसका, येलो कलर का जो वेट आपको दिख रहा था।
और इसमें क्या करेंगे, इनिशियली 15 सेमी हम पेनिट्रेट करवाएंगे, उसकी हम रीडिंग जो है वो नोट नहीं करेंगे। उसके बाद अगेन 15 सेमी और 15 सेमी 2 बार, टोटल मतलब 30 सेमी का पेनिट्रेशन कराएंगे। और उसमें कितने नंबर ऑफ ब्लोज वो येलो कलर का हैमर था जो वेट था उसके लगाने पड़े हमें, वो हम काउंट करेंगे और उसी को हम रिपोर्ट करते हैं एज एन नंबर। एन नंबर जो होता है वो वही होता है। अब यहाँ पर इसमें कुछ करेक्शंस लगाते हैं जो कि एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पर दो टाइप के करेक्शंस लगाए जाते हैं। एक तो ओवरबर्डन के कारण, अगर सोइल है वो कोहेजनलेस सोइल है तो उसमें कन्फाइनिंग प्रेशर क्या लग रहा है वो ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा पेनिट्रेशन को, रेजिस्टेंस को। फॉर एग्जाम्पल कोई सोइल है आपके पास, कोई उसमें कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं लग रहा है, कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, तो उसमें पेनिट्रेशन हमें ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। अगर कोई ऐसी सोइल है जिसमें कन्फाइनिंग प्रेशर काफी ज्यादा लग रहा है तो वो कॉम्पैक्ट कर दे, मतलब कंसोलिडेटेड कर देगा उस सोइल सैंपल को, जो सोइल आपका ग्राउंड सरफेस के नीचे उसको, और इसके कारण उसको इससे पेनिट्रेशन करवाना मुश्किल हो जाएगा। अब एन वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो गिब्स और होल्ट्स ने ये एक मेथड, ये फॉर्मूला दिया था इसके लिए। यहाँ पर इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर सिग्मा 0 है। तो करेक्टेड एन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एनआर जो रिकॉर्डेड है फील्ड में उसको मल्टीप्लाई करेंगे 350 अपॉन 60 प्लस 70 से, और अप्लीकेबल तभी होगा जब 60 की सिग्मा 0 की वैल्यू 280 से कम है या इसके इक्वल है। तो ये फॉर्मूला पूछा जाता है एक तो। दूसरा होता है डायलेटेंसी करेक्शन। क्या होगा, सिल्टी फाइन सैंड या फिर फाइन सैंड होगा। ये याद रखना आपको कौन सी सोइल के लिए हम डायलेटेंसी करेक्शन लगाते हैं। ये अगर होगा तो वहां पर क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। पोर वाटर प्रेशर है वो वैसे तो हर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम हमारे जो स्प्लिट स्पून सैंपलर है उसकी बात करेंगे तो ये अपवार्ड उस पर लग रहा होगा। तो अपवार्ड कोई फोर्स लग रहा है तो पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ग्राउंड सरफेस का जो सोइल है उसका तो मिल ही रहा है। उसी के साथ में ये जो पोर वाटर प्रेशर है इसके कारण भी हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो आपका एन नंबर है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए एन नंबर पे भी एक करेक्शन लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब एन की वैल्यू 15 से ग्रेटर हो। करेक्शन क्या होगा, 15 प्लस एनआर, एनआर रिकॉर्डेड है माइनस 15/2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे करेक्टेड वाला एनसी। और ये दोनों बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब यहाँ पर इतना ज्यादा तो नहीं होता, बट कभी कभी इस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि एन नंबर इसके बीच में है तो सोइल कैसी होगी। तो 0 से 4 के बीच में अगर हमें एन नंबर मिल रहा है तो बहुत लूज सोइल है। सिर्फ 4 नंबर ही हमें येलो वाला जो वेट था उससे ब्लो देने पड़े और ये पेनिट्रेट कर गया 300 सेंटीमीटर। दूसरे में क्या था, 400 से 10 अगर है तो लूज होगा, 10 से 30 है तो मीडियम होगा। 5 की वैल्यू इनके लिए ये होगी, आपको दिख ही रहा होगा जितनी ज्यादा डेंस होगी 5 की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। 5 की वैल्यू मुझे लगता है ना भी याद करो तो ये कर लो, अगर तो हो सकता है कि आपके काम आ जाए, कुछ क्वेश्चंस मिल जाए इस टेबल पे आपको। अब यहाँ पर ये टेबल इसलिए भी दी है कि यहाँ एन नंबर से हम 5 निकाल सकते हैं, और हमने जो स्केम्टन सॉरी जो टर्जागी वाला फॉर्मूला देखा उसमें हमें 5 चाहिए वो फॉर्मूला हमें लगाने के लिए। तो 5 हम यहाँ से मेजर कर लें और उसके बाद फिर उस फॉर्मूले से हम बेरिंग कैपेसिटी निकाल लें। नेक्स्ट टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। हमने देखा कि सेटलमेंट है वो विद इन लिमिट्स होने चाहिए, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम सेटलमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फाउंडेशन का। तो सबसे पहले आता है कोहेसिव सॉइल्स के लिए इमीडिएट सेटलमेंट का ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखना है, और काफी बार ये फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर ये पूछा जाता है कि सेटलमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर Q है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि सुपर स्ट्रक्चर का लोड फाउंडेशन में आ रहा है और फाउंडेशन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। B है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ लोडेड एरिया। ES है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सॉइल, और म्यू है पॉइजन्स रेशियो। 0.50 हो गए सैचुरेटेड क्ले के लिए, वैल्यू भी आपको याद रखनी है। और I यहाँ पर इन्फ्लुएंस फैक्टर है। उसके बाद कोहेजनलेस सॉइल्स की सेटलमेंट की अगर बात की जाए तो स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट है। जैसे कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट था उसमें हम जो स्प्लिट स्पून सैंपलर है उसको इंसर्ट कराते थे, पेनिट्रेट कराते थे ग्राउंड सरफेस के अंदर, वैसे ही यहाँ पर एक कोन होता है ऐसा, उसको दूसरा एक डिवाइस होता है से अटैच करते हैं और इसको फोर्स लगा के पेनिट्रेट कराते हैं सरफेस के अंदर। ये उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस भी इस टॉपिक पे कम बनते हैं और आपके सिलेबस में मेंशन भी नहीं किया गया है ये मेथड। हालांकि फॉर्मूला इसमें सेटलमेंट का होगा, ये होगा। सी की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सिग्मा 0 है वो मीन इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर है, और डेल्टा सिग्मा है वो इंक्रीज है इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर में। QC है स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस है,
और इस फॉर्मूले से हम सेटलमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जो हमने पीछे अभी बेयरिंग कैपेसिटी के लिए देखा, उससे हम सेटलमेंट भी निकाल सकते हैं। ये एक डायग्राम दिया गया है, उसके लिए ग्राफ अवेलेबल है। ये विड्थ ऑफ फुटिंग होगी यहाँ पर सेटलमेंट होगा, और ये डिफरेंट एन वैल्यूज के लिए ग्राफ है। तो जैसे हमने टेस्ट कंडक्ट किया तो हमें पता होगा एन की वैल्यू क्या है, तो विड्थ ऑफ फुटिंग की भी हमें पता होगी किस फुटिंग के लिए सेटलमेंट निकालना है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि अगर एन 60 आ रहा है तो ये यहाँ पर सेटलमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई सॉइल है जिसके लिए एन 15 आ रहा है और विड्थ ऑफ फुटिंग 5 है, तो यहाँ से आप रीड करके इस तरीके से मेजर कर सकते हो। उसके बाद आता है प्लेट लोड टेस्ट। काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हैं वो सिंपल बनते हैं, सिंपल है इसका फॉर्मूला, इसलिए एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। सारे एग्जाम्स में स्टेट, एई, जेई, एसएससी, जेई, ईएससी सब में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो कैसे करते हैं टेस्ट को कंडक्ट, एक डायग्राम से समझते हैं हम इसको। प्लेट होती है जिसकी थिकनेस होती है 25 mm, जिसकी साइज होती है 30 mm हो सकती है, 30 सेंटीमीटर हो सकती है, 750 सेंटीमीटर तक हो सकती है। उसके बाद उसका शेप है वो या तो सर्कुलर होगा या स्क्वायर होगा। अगर सर्कुलर फुटिंग है उसका मेजर करना है सेटलमेंट, तो सर्कुलर वाला लेंगे, स्क्वायर के लिए स्क्वायर वाला लेंगे। और सबसे पहले हम ये बनाते हैं पिट। पिट यानी एक गड्ढा बना देंगे सोइल में। ये ग्राउंड सरफेस है आपका। ये गड्ढा जो होगा इसकी डायमेंशन क्या होगी, 5 BP इंटू 5 BP। जैसे कि 30 सेंटीमीटर की प्लेट है आपकी टेस्ट करने वाली प्लेट, तो उसका 5 टाइम्स लेंथ, 5 टाइम्स विड्थ का एक ये गड्ढा बना दिया पहले। उस गड्ढे के अंदर यहाँ पर आप प्लेट रखते हैं, और प्लेट रखने के लिए एक इस तरीके से मार्किंग करोगे आप प्लेट की साइज की ही सेंटर में इस पिट के, और वहां पर फिर से एक आप गड्ढा बनाओगे, और इसकी जो डेप्थ होगी वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जो डीपी होगा, दिस डिवाइडेड बाय बीपी शुड बी इक्वल टू डीएफ अपॉन बीएफ। तो आपका फाउंडेशन की डेप्थ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, आपकी प्लेट की विड्थ क्या है, इससे आप डीपी निकाल सकते हो। डीपी कौन सा है, ये वाला, ये डीपी है। उसके बाद यहाँ पे प्लेट रखोगे, और उसके बाद इस पे लोडिंग लगाते जाएंगे, सेटलमेंट जो होगा वो मेजर करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इस रिएक्शन बीम है, इससे आप ये लोडिंग लगा रहे हो। यहाँ पर गेज वगैरह लगे होते हैं जिससे आप मेजर कर सकते हो कि कितना सेटलमेंट हुआ है, और इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये QU है स्ट्रेस, और ये है सेटलमेंट। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, और ये जहां पर भी ये डिसकंटिन्यू हो रहा है वहां पर हम फेलियर सरफेस मानेंगे। बेयरिंग कैपेसिटी है उसके कोरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। अब कौन से फॉर्मूले से हम निकालेंगे बेयरिंग कैपेसिटी, क्ले सॉइल है तो जो प्लेट की बेयरिंग कैपेसिटी आ रही है, जिस डिसकंटिन्यू हो रहा है जहां पे ग्राफ, वो प्लेट के कोरस्पॉन्डिंग बेयरिंग कैपेसिटी है, और फाउंडेशन के कोरस्पॉन्डिंग भी वही होगी। ऐसा क्यों होता है क्ले के केस में, आपको ये इससे रिलेट करना है CNC प्लस QNQ 0.5 गामा BN गामा। तो क्या होता है, एन गामा आपका हो रहा था 0, एन गामा 0 हो रहा था। तो इस केस में क्ले सॉइल है तो उसके लिए ये वाली टर्म 0 हो रही है, तो सिर्फ ये वाली टर्म ही आएगी, यानी कि विड्थ से अफेक्टेड नहीं होगा ये। वहीं पर सैंडी सॉइल्स की अगर बात करें तो उस केस में बी यहाँ पर आता है। ये जो आपका इक्वेशन है इसमें यहाँ पे बी आता है गामा वाली टर्म में। और प्योरली अगर कोहेसिव सॉइल है जिसके लिए C 0 है, तो उस केस में ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और ये 0.5 बी गामा एन गामा वाली टर्म आएगी। तो इसके कारण बी के प्रोपोर्शनल होगा ये आपका QU बेयरिंग कैपेसिटी। बी है फाउंडेशन है विड्थ की ऑब्वियसली, तो उसमें इसकी प्रोपोर्शनल होगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। उसके बाद सेटलमेंट के ये दो फॉर्मूले, जहां पर भी मैंने हैश साइन लगाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं और वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। तो अगर क्लेई सॉइल है तो SF विल बी इक्वल टू SP इंटू BF अपॉन BP, सिंपल फॉर्मूला। सैंडी सॉइल से SP विल बी SF इज इक्वल टू SP। SP क्या है, प्लेट का सेटलमेंट, BF BP प्लस 0.3, BP BF प्लस 0.3। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला, एक दो क्वेश्चंस करोगे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बेयरिंग कैपेसिटी वाला भी खत्म हो गया। प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट मेंशन किए गए आपके सिलेबस में, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने समझ लिया ये टेस्ट कैसे कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।